नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बातचीत जो चल रही थी वो थी विलेन वाले चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। मैंने आपको एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो लास्ट क्लासेस हमारी हुई हैं उनमें विलेन के टाइप से बनने वाले क्वेश्चन, दूसरा विलेन की सांद्रता से बनने वाले क्वेश्चन, और आज हम लोग बात करने वाले हैं विलेयता से बनने वाले प्रश्न जितने भी हैं उन्हीं के बारे में। हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा विलेयता से बनने वाले प्रश्न, आज जिनके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, विलेयता कहते किसे हैं। सुनिए समझिए इस बात को। विलेयता होती है कि एक निश्चित ताप पर, जैसे कि आपने बोलते कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने कोई पानी लिया और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में आपने कितना NaCl डाल दिया, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर आपने 1 चम्मच 2 चम्मच, अरे बात समझ में, इतना आपने NaCl डाल दिया तो उसका जो अमाउंट है उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, विलेयता बोल सकते हैं। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर जो आपने सॉल्यूट, जो आपका विलेय पदार्थ है वो किसी विलायक में कितना डिजोल्व हो गया उसके बारे में, ठीक है। देखते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, विलेयता दो प्रकार की हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। विलेयता हम लोग दो प्रकार की पढ़ेंगे दोस्तों। एक पढ़ेंगे हम लोग बताओ क्या, ठोस की द्रव में विलेयता। एक पढ़ेंगे आप ठोस की द्रव में विलेयता। और एक रहेगा हमारे पास, बताइए एक रहेगा क्या बताओ, गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता, ये रहेगा हमारा सेकंड, ठीक है। टू टाइप की अपने पास क्या होती है, विलेयता होती है, सोल्युबिलिटी होती है दोस्तों। देखिए ठोस की द्रव में विलेयता का मतलब क्या है, आपके पास जो विलायक पदार्थ होगा उसकी भौतिक अवस्था कौन सी होने वाली है, उसकी भौतिक अवस्था बताओ कौन सी होने वाली है, द्रव। ये तो कौन होगा हमारे पास, आपका विलायक पदार्थ। और इसमें आप जो विलय पदार्थ घोलेंगे उसकी भौतिक अवस्था कौन सी बताओ, ठोस। जैसे कि पानी में आप लोग क्या डाल रहे हैं बताओ, NaCl जो कि ठोस अवस्था में होता है। पानी में आप लोग क्या डाल रहे हो बताओ, ग्लूकोज डाल रहे हो जो कि ठोस अवस्था में होता है। अरे बात समझ में, तो उस ग्लूकोज का कितना डिजोल्व है अपने पास इस पानी में, वो एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे। दूसरा एक होती है गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता से क्या तात्पर्य है कि आप किसी गैस को बताओ किस में डिजोल्व करेंगे, आप लोग लिक्विड या द्रव में डिजोल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास ये हो गया आपका, बताओ क्या, ये हो जाएगा द्रव अवस्था, ठीक है। और ये जो द्रव होगा अपने पास, ये अपने पास किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ, विलायक की तरह बिहेव करेगा। आप जो विलय पदार्थ इसमें डिजोल्व करेंगे उसकी भौतिक अवस्था क्या रहेगी बताओ, गैस। जैसे कि पानी में आप लोगों ने ऑक्सीजन डाल दी, नाइट्रोजन गैस डाल दी, इस प्रकार से और भी कई प्रकार की गैस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो दो प्रकार की बताओ क्या होती है विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता और एक हो जाएगी गैस की द्रव में विलेयता दोस्तों, है ना। देखिए आगे, अब बात करते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जहां से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मैं बता दूं आप लोगों को, आपको केवल दो कारक ध्यान रखने हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। दो कारक कौन कौन से, पहला आपको एक तो ध्यान रखना है, बताओ कौन सा, ताप का प्रभाव। बताओ जी किसका प्रभाव, ताप मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा आपको ध्यान रखना है, बताओ किसका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। सेम हम लोग इसमें बात करेंगे यहाँ भी। एक तो जाएगा बताओ किसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या ताप का प्रभाव, और एक आपको देखने को मिलेगा अपने पास आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। बस ये दो काम करने और आपकी विलेयता क्लियर। देखना दोस्तों, ताप का प्रभाव की बात करते हैं तो दो कंडीशन याद रखना आप लोग ओनली। कितनी कंडीशन, दो कंडीशन। कौन कौन सी, मान लीजिए आपने किसी ठोस पदार्थ को किसमें डिसोल्व किया बताओ, द्रव में डिसोल्व किया, ठीक है। ठोस पदार्थ को जो कि विलय पदार्थ था उसने आपको उसको आप लोगों ने द्रव या विलायक में डिसोल्व किया। दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, किसी विलय पदार्थ को आपने बताओ किसमें डिसोल्व किया, लिक्विड या विलायक में डिसोल्व किया, घोल दिया। इन दिस कंडीशन आपके पास डेल एच ग्रेटर देन जीरो, मतलब एंथैल्पी में चेंज कितना हो बताओ, ग्रेटर देन जीरो हो। इन दिस कंडीशन बताओ कौन सा प्रोसेस कहते हैं आप इसको बताओ, इसको आप कहेंगे उष्मा शोषी प्रक्रम। बताओ क्या कहेंगे, उष्मा शोषी प्रक्रम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह देंगे आप इसको, ठीक है। दो कंडीशन आपके पास, पहले कंडीशन कि आप जो किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोल रहे हैं, ठीक है, और आपके पास उष्मा शोषी प्रक्रम घटित हो, मतलब डेल एच बताओ कितना हो, ग्रेटर देन जीरो। दूसरी कंडीशन,
दूसरी कंडीशन वही आपके पास क्या बताओ, डेल एच क्या हो जाए बताओ आपके पास, लेस देन जीरो। इन दिस कंडीशन आप क्या कहेंगे इसको बताओ, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कह देंगे। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बताओ जी कौन सा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है क्या, सुनना ध्यान रखो। यदि आपको डेल एच ग्रेटर देन जीरो देखने को मिलता है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिले, इन दिस कंडीशन आप यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट क्या होगी बताओ, इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में, दोबारा सुन लीजिए। यदि अपने पास किसी ठोस विलय पदार्थ को द्रव विलयक पदार्थ में घोलने पर डेल एच ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन मिलती है, इन दिस कंडीशन आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बताओ विलेयता भी बताओ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डन। दूसरी कंडीशन, आपके पास डेल एच लेस देन जीरो हो, इन दिस कंडीशन आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इन दिस कंडीशन आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बताइए आपकी सोल्यूबिलिटी बताओ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बस इतना सा काम याद रखना, ठीक है। आता है दूसरा बताओ किसका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो आपको पता है आप सॉलिड को किसमें डिसोल्व कर रहे हो बताओ, लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हो। तो सॉलिड को सुनना अच्छे से आप लोग, बताओ नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो इसमें आप लोग सुनना, आप विलय पदार्थ की जिसकी भौतिक अवस्था बताओ क्या है, ठोस, इसको आप किसमें डिसोल्व करोगे बताओ, द्रव जो कि विलायक पदार्थ होगा। मेरे को ये बताइए क्या अपने पास ठोस पदार्थ पर दाब का प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ठोस पदार्थ बताओ क्या होता है, ठोस पदार्थ बताओ क्या होता है, कठोर व असंपीड्य होते हैं, मतलब इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह है आपकी एक प्रकार की ठोस की द्रव में विलेयता, कंप्लीटली क्लियर। दूसरा आते हैं गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता में हमारे पास विलय पदार्थ कौन होगा, गैस, और विलायक पदार्थ कौन होगा बताओ, द्रव। सुनना मेरी बात को अच्छे से। ताप के प्रभाव की बात करें, एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी गैस को हमारे पास जो गैस है उसको द्रव में घोला जाएगा तो बताओ कौन सा प्रोसेस होता है अपने पास, डेल एच लेस देन जीरो। डेल एच लेस देन जीरो से तात्पर्य क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। अब बताओ जब भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा, इन दिस कंडीशन आपने पढ़ा है पीछे, बताओ क्या, टेम्परेचर इंक्रीज, इन दिस कंडीशन सोल्यूबिलिटी बताओ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब तापमान बढ़ाने पर विलेयता बताओ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें, बस इतना ही पढ़ना आप लोगों को, लेकिन कुछ एक्सेप्शन अपने पास यहाँ पर। एक्सेप्शन क्या है वो ध्यान रखना। आपके पास दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जब आप इन गैसों को किसमें बताओ, द्रव पदार्थ में घोलते हैं तो ये गैसें जो होती हैं उनकी विलेयता टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बताओ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब इन गैसों को द्रव में घोला जाता है तो डेल एच बताओ क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। मतलब यह है ऊष्माशोषी प्रक्रम घटित होता है, इसलिए। डन दोस्तों, आगे बात करते हैं दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव को समझाने के लिए देखिए दोस्तों, जी दोस्तों देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, जिस पर आप लोगों ने बता दिया, बताओ किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। अब मैं दूसरा जिससे क्वेश्चन और बनता है जिसका नाम क्या है बताओ, दाब का प्रभाव। सुनिए, दाब आपको पता होना चाहिए, जितनी भी गैसें हैं वो क्या होती है, उनमें संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। बस ये बात ध्यान रखो। सुनना, इसमें आ जाएगा कौन सा नियम बताओ तुम्हारा, हेनरी का नियम, मतलब लॉ ऑफ हेनरी लॉ। क्या बोलता है हेनरी लॉ, सुनना अच्छे से। हेनरी लॉ बोलता है कि किसी भी गैस पर जो, मतलब किसी विलयन में आप गैस को डिसोल्व कर रहे हो, ठीक है, किसी विलायक में जिसकी भौतिक अवस्था द्रव है उसमें आप गैस को डिसोल्व कर रहे हो, गैस को घोल रहे हो, तो बताइए उस विलयन पर जो आरोपित दाब है, दाब मतलब प्रेशर, वो किसके समानुपाती होता है बताओ, उस गैस के अणुओं के मोल अंश मतलब x के बताओ क्या होता है, समानुपाती। इसी नियम को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, सुनिए अच्छे से, कि किसी विलयन पर आरोपित दाब या गैस की द्रव में विलेयता, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि गैस की द्रव में विलेयता पर जब दाब लगाया जाता है तो उस दाब का मान उस विलयन में उपस्थित गैस के अणुओं के
द्रव्यमान के बताओ क्या होता है, समानुपाती। आप ये बात ही बोल सकते हो, ध्यान रखना दोनों सही है, दोनों रॉन्ग नहीं है अपने पास। बताइए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच एक्स, यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच एम। ठीक है, आप लोग बोले सर हम लिख के कौन सा आएंगे, तो मैं बता दूं आप लोगों को, आपको लिख के आना है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ क्या अपने पास आपका x वाला आपको लिख के आना है। ठीक है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ के एच एक्स। के एच क्या बला है, के एच बताओ क्या अपने पास हेनरी नियतांक, जिसका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए बताओ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है। देखिए आगे बात करते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहा है हेनरी नियतांक के लिए, बता दो आप लोगों को N2 और O2 गैसों का जो हेनरी नियतांक है वो सर्वाधिक होता है, लेकिन जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो इनकी सोल्युबिलिटी मतलब इनकी विलयता बताओ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही कारण है कि जितने भी जलीय जीव है, जितने भी जलीय जीव है जो कि समुद्र में रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना बताओ क्या करता है, पसंद करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों को, क्या कारण है कि जलीय जीव गर्म जल की बजाय ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि गर्म जल में तो क्या होगा N2 और O2 अपने पास, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बताओ जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बताओ इनकी विलेयता बताओ पानी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कि उनको श्वसन क्रिया करने में बताओ क्या होगी, बहुत ही मुश्किलें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है अपने पास इसके अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी नियम का पहला अनुप्रयोग है, जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं, जितने जैसे आपका कोका कोला हो गया, ठीक है, और भी कई बोतल्स जो होती हैं, उनमें उनका जो ढक्कन होता है डॉट, उसको बहुत ही हाई प्रेशर के साथ क्लोज किया जाता है। हाई प्रेशर के साथ तो क्या करते हैं आप उसको क्लोज करते हैं, भाई क्यों करते हैं हाई प्रेशर के साथ क्लोज, वो इसलिए ताकि उन जो अपना पास आपका शीतल पेय पदार्थ जो हैं उनमें जो CO2 गैस है उसकी विलयता ज्यादा से ज्यादा बताओ क्या हो, उस शीतल पेय पदार्थ में घुल सके, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, एनोक्सिया के बारे में। बताओ किसके बारे में, एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या बला है भाई, एनोक्सिया क्या होता है, सुनना अच्छे से। जैसे कि आप लोग पृथ्वी की धरातल सतह से आप लोग ऊंचाई की ओर जाएंगे, तो ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, अपने पास जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब, उसका मान बताओ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है तो बताइए वहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता में बताओ क्या होगा, कमी होगी। अब वहां पर जो लोग रहते हैं, ऑब्वियसली वहां पर जब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है तो वहां के जो लोग हैं उनकी कोशिकाओं में बताओ क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होनी है, लाजमी है। ठीक है, इन दिस कंडीशन क्या होगा बताओ, इन दिस कंडीशन वो लोग स्पष्ट सोच का अभाव रखते हैं, अच्छे से नहीं सोच पाते हैं, स्पष्ट नहीं सोच पाते हैं, इसलिए आप लोग उसको क्या बोलते हैं बताओ, मेडिकल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं इसको, एनोक्सिया कहते हैं। डन दोस्तों, एक और टॉपिक रह गया अपने पास, बताओ कौन सा आपका, बैंड्स। बैंड क्या होता है, देखना बैंड्स क्या है, सुनना अच्छे से। जितने भी अपने पास गोताखोर होते हैं, गोताखोर बोले तो बताओ क्या, स्कूबा डाइवर्स। बताओ जी कौन होता है अपने पास आपका, स्कूबा डाइवर। क्या होते हैं स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर सब लोग जानते हैं आप लोग अच्छे से दोस्तों, है ना। तो देखो जितने भी अपने पास गोताखोर वगैरह जो होते हैं वो जब पानी के अंदर रहते हैं तो पानी के अंदर मतलब पानी की गहराई से बताओ कहाँ आते हैं, सरफेस पे आएंगे। तो सरफेस पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब अलग होगा ऑब्वियसली, और जो अंदर होता है पानी के अंदर वो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, अलग होगा। तब तो जब वो गहराई से बताओ कहाँ आता है, सरफेस पे आते हैं, तो वायुमंडलीय दाब बताओ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एकदम से। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो उनकी जो ब्लड सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बताओ क्या हो जाएगी, कमी। और बताओ नाइट्रोजन की मात्रा, बताओ नाइट्रोजन गैस की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब जब नाइट्रोजन गैस की मात्रा में वृद्धि होगी तो उनकी रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, जिसको हम लोग चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं, हम लोग बताओ इसको बैंड्स कहते हैं। मतलब जैसे नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे उनकी पीठ में या उनकी जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है अपने पास आपका असहनीय दर्द उनको महसूस होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में बैंड्स कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आता है कि इसका उपाय क्या है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, इसके उपाय आप लोगों को पूछ ले तो उपाय क्या क्या है सुनना अच्छे से। पहला उपाय अपने पास क्या है, पहला उपाय केवल एकमात्र ही इसका उपाय कि जो वो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, बताओ कौन आपका, गोताखोर। देखो आप लोगों ने समझे अच्छे से। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बताओ, तनुकृत हीलियम गैस फिल कर देते हैं, या डाइल्यूटेड हीलियम गैस क्या करते हैं, फिल कर देते हैं दोस्तों।
तो ये रहा आपका हेनरी का नियम और इससे बनने वाले प्रश्न और विलेटा से बनने वाले प्रश्न। एक लास्ट टॉपिक और देख जाइए, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। तो ध्यान रखेंगे, हेनरी नियम कब लागू होगा, दाब जो होगा वो बहुत अधिक होना चाहिए आप लोगों के पास, और आपका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। जो आप गैस मिश्रित कर रहे हैं वो आपस में अंतर क्रिया ना करें, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक आपका जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, विलयन जो बनाया है वो तनु नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी तनु होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा आपके पास फिर से एक नया वीडियो लेकर जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।